This conference will now be recorded. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمين या रब्बल आलमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, हम लोगों ने IFRS 8 डिस्कस करना शुरू किया था और मैक्सिमम पॉइंट्स इसके हम लोगों ने डिस्कस करे। कुछ बातें रहती हैं, उनको हम कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हम लोग एक रिवीजन लेवल क्वेश्चन इंशाल्लाह आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में सॉल्व करवाए थे, एक क्वेश्चन पास पेपर का मैंने आपको होमवर्क में सॉल्व करने के लिए दिया था और एक रिवीजन लेवल क्वेश्चन मैं आपको आज इस क्लास में इंशाल्लाह सॉल्व करूंगा। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सवाल क्या है? क्या दो या दो से ज्यादा ऑपरेटिंग सेगमेंट्स उनको कंबाइन किया जा सकता है, एग्रीगेट किया जा सकता है किसी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर? जी, IFRS 8 ने इस बात की हमें परमिशन दी है। IFRS 8 के अकॉर्डिंगली अगर दो या दो से ज्यादा ऑपरेटिंग सेगमेंट्स गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक सिमिलर हुए तो आप इनकी इंफॉर्मेशन को एग्रीगेट करके लिख सकते हैं। तो अब ये बात हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चे हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स एग्जिबिट जो शो कर रहे हैं सिमिलर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एक जैसी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इनके अगर सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हुए, जैसा कि लॉन्ग टर्म में एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है दो ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का, would be expected if their economic characteristics were similar। अगर इनके इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हुए तो लॉन्ग टर्म के अंदर ग्रॉस मार्जिन है इन दोनों ऑपरेटिंग सेगमेंट से अराइज होने के चांसेस। तो फिर दो या दो से ज्यादा ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को एग्रीगेट किया जा सकता है और इसे सिंगल ऑपरेटिंग सेगमेंट के तौर पे डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हो सकते हैं IFRS 8 के मुताबिक? जैसे प्रोडक्ट की नेचर सेम हो, या जो सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड कर रही है या दो से ज्यादा सेगमेंट्स प्रोवाइड कर रही हैं वो सर्विसेज सिमिलर नेचर की। तो इस बेस के ऊपर हम उन दो ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को कंबाइन करके सिंगल ऑपरेटिंग सेगमेंट के तौर पे डील करेंगे। या प्रोडक्शन का प्रोसेस सिमिलर है, देन तब भी कंबाइन किया जा सकता है। टाइप या क्लास ऑफ कस्टमर की बेसिस के ऊपर भी हो सकता है, टाइप या क्लास ऑफ कस्टमर की बेस पे भी। मेथड जो इस्तेमाल किया जाएगा अपनी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, अगर वो भी सिमिलर मेथड हुआ तो इस बेस के ऊपर भी आप एग्रीगेट कर सकते हैं। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट जिसमें दोनों ऑपरेटिंग सेगमेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग कंपनीज हो गए, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की एग्जांपल हुई ना। तो अगर इन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे हम चाहते हैं तो दो या दो से ज्यादा ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को एग्रीगेट करके सिंगल ऑपरेटिंग सेगमेंट के तौर पे डील कर सकते हैं। लेकिन ये अप्रोच फिर हमें कंसिस्टेंटली अप्लाई करनी पड़ेगी।
कैसे अप्लाई करनी पड़ेगी? कंसिस्टेंट। ठीक हो गया जी बच्चे। तो ये पहला कॉन्सेप्ट हमने एग्रीगेशन का पढ़ लिया, बहुत ही सिंपल। मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं। हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे हम दो या दो से ज्यादा ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को एग्रीगेट करके सिंगल ऑपरेटिंग सेगमेंट के तौर पे डील कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चलें जी बच्चे, नेक्स्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैक्सिमम बातें हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। हमने सिर्फ इनको जस्ट गो थ्रू करना है, तभी मैं आपके सामने रीडिंग कर रहा हूं। मैंने आपके सामने इसकी समरी या मैंने आपके साथ इसकी समरी फुल फ्लेज शेयर कर दी हुई है, ठीक है? इन राइटिंग मैंने आपको लिखवा भी दी हुई है। अब हम इसको पढ़ते हैं। एक एंटिटी को रिपोर्ट करना होता है सेपरेट इंफॉर्मेशन को। वो सेपरेट इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड होगी? ऑपरेटिंग सेगमेंट से। और उस ऑपरेटिंग सेगमेंट को जिसकी इंफॉर्मेशन को हमें रिपोर्ट करना होगा नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ऐसे सेगमेंट को हम कहते हैं रिपोर्टेबल सेगमेंट। याद है? ये बात भी हमने समझी थी। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है हर ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्टेबल भी हो। हमने इसके लिए क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड के बारे में भी पढ़ा था। ठीक हो गया ना? याद है ना आपको? ये बातें हम रिपीट कर रहे हैं। एक सेगमेंट रिपोर्टेबल होगा, वो कैसे रिपोर्टेबल होगा? हमने अब ये थ्रेशोल्ड पढ़ा हुआ है, इसका क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड। ये क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड है, इसको पहले पढ़ते हैं। एक एंटिटी रिपोर्ट करेगी सेपरेटली इंफॉर्मेशन को एक ऑपरेटिंग सेगमेंट की। अब जब वो रिपोर्ट करेगी तो वो सेगमेंट क्या कहलाएगा? रिपोर्टेबल सेगमेंट। एग्जैक्टली। दैट मीन एनी, याद है ना आपको? तीन कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो जाए तो वो रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट कहलाएगा। सबसे पहले इसका रिपोर्टेड रेवेन्यू, और रिपोर्टेड रेवेन्यू में दोनों रेवेन्यूज शामिल होंगे। आपको याद होगा मैंने क्लास में आपसे सवाल भी पूछा था इससे रिलेटेड, वेदर एक्सटर्नल और इंटरनल। तो आप लोगों ने आंसर किया था टोटल, इंटरनल भी और एक्सटर्नल। अगर उसका रिपोर्टेड रेवेन्यू 10%, याद रखिएगा 10% या उससे ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो? तमाम ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के रेवेन्यू जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का सम होगा। टोटल इंटरनल और एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के 10% या उससे ज्यादा अगर रिपोर्टेड रेवेन्यू हो गया तो ये सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट। तो फर्स्ट वन कंडीशन तो हमने ये पढ़ ली। उम्मीद करता हूं आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, अब सेकंड वन क्या है? एब्सोल्यूट अमाउंट लेनी है आपको, रिपोर्टेड प्रॉफिट की या लॉस की, 10% या उससे ज्यादा हो। अब यहां पे एक बात याद रखनी है, मोर ऑफ द ग्रेटर। लेट्स सपोज मैं अब आपके सामने एक एग्जांपल डिस्कस करके ये बात आपको समझाता हूं। लेट्स सपोज अगर हम डिवीजन्स की एग्जांपल लेते हैं, हम कहते हैं 6 डिवीजन्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल कितनी डिवीजन्स हैं? 6 डिवीजन्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस profit and loss of all 6 divisions. Let's suppose in case of division 1 there is a profit of 100, but in case of division 2 there is a loss of rupees 80, but in absolute terms में हमें ये 80 नेगेटिव में नहीं लिखना। जी बच्चे, बात क्लियर हो गई? हमें ये नेगेटिव टर्म्स, ये नेगेटिव फिगर नहीं लिखनी, हमें क्या लिखनी है? ये पॉजिटिव फिगर ही लिखनी है बच्चे। अच्छा बच्चे, इसी तरह से डिवीजन 3 के केस में हम कह देते हैं अगेन प्रॉफिट 50 का है, डिवीजन 4 के केस में 40 का है,
डिवीजन 5 के केस में हम कह देते हैं लॉस है 120 का, और 6 के केस में 30 का लॉस। अब आप सब लोगों ने मुझे टोटल करके बताना है प्रॉफिट का टोटल कितना बन रहा है। 190 यही बन रहा है ना। अच्छा, आप लॉस का टोटल कीजिएगा 230। आपने 10% लेना है। अब ये 10% किस फिगर का होगा? इन दोनों में से, शाबाश, एक्सीलेंट, इन दोनों में से ए और बी में से विच एवर इज ग्रेटर, इन दोनों में से जो फिगर ग्रेटर होगी। अब इस केस में ग्रेटर फिगर कौन सी बन रही है? 230। इस 230 का 10% कितनी फिगर हो जाएगी? 23। अब आपने उससे कंपैरिजन करना। ठीक है जी बच्चे, अब जरा बात पढ़ते हैं। एब्सोल्यूट अमाउंट लेनी है रिपोर्टेड प्रॉफिट या लॉस की 10% या उससे ज्यादा ऑफ द ग्रेटर इन एब्सोल्यूट अमाउंट combined reported profit of all operating segment that did not report a loss। तमाम रिपोर्टेड प्रॉफिट्स आपने लेने हैं अगर इसमें लॉस रिपोर्ट ना किया जाए। अच्छा, इसी तरह से देखें, अब हमने कंबाइंड टोटल प्रॉफिट्स लिए हैं, क्या इसमें कोई लॉस रिपोर्ट की है? बताएं, कोई लॉस इसमें फिगर लिखी है लॉस की? नहीं लिखी, सारी की सारी फिगर ही हमने प्रॉफिट की फिगर ली है। इसी तरह से बच्चे, कंबाइंड रिपोर्टेड लॉस तमाम ऑपरेटिंग सेगमेंट का जिसमें आपने लॉस के अलावा कोई प्रॉफिट की फिगर नहीं लिखनी, वो सारे के सारे लॉसेस की फिगर ही होगी। अब आप मुझे बताइएगा, इस केस में जिन जिन डिविजन्स का लॉस था मैंने वही कंसीडर किया, अब मैंने प्रॉफिट की फिगर तो कंसीडर नहीं की। इसका मतलब है आपने प्रॉफिट की फिगर टोटल, जब लॉस रिपोर्ट नहीं हो उस उनमें से किसी भी डिवीजन का, इसी तरह से लॉस का सम तमाम ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का, और उसमें कोई प्रॉफिट की फिगर रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। विच एवर इज ग्रेटर, इनमें से जो अमाउंट ग्रेटर होगी उसका 10% लेना। अब आपने फिर इस 23 को सबसे कंपेयर करना है। जैसे इस केस डिवीजन 1 में 23 से कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे यस। ठीक हो गया ना बच्चे? तो ये बात समझ में आ गई आपको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए, जज़ाकुमुल्लाह। बी पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब आ गया सी पॉइंट। एसेट्स के केस में भी बचे 10% या उससे ज्यादा तमाम कंबाइंड एसेट का तमाम ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के। ठीक हो गया? जितने भी ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं, याद रखिएगा ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, आपको याद होगा मैंने हेड ऑफिस की एग्जांपल भी आपके साथ क्लास में डिस्कस की थी। ठीक है ना? वो ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं है। तो ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के आपने टोटल एसेट्स लेने हैं, उसका 10% या उससे ज्यादा। कोई कंफ्यूजन, किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है, कोई बात समझ में नहीं आई, वो मेरे से सवाल पूछ सकता है। ठीक हो गया जी बच्चे? क्लियर हो गया जी बच्चे? चले जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चे, एक और क्राइटेरिया, इसे हम क्वालिटेटिव भी कह सकते हैं। ऑपरेटिंग सेगमेंट जो 10% क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड का क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाता, वो रिपोर्टेबल सेगमेंट तो नहीं होता, लेकिन वो रिपोर्टेबल सेगमेंट फिर भी बन सकता है और इसको डिस्क्लोज भी किया जा सकता है अगर मैनेजमेंट का यकीन है या मैनेजमेंट चाहती है कि वो उस सेगमेंट की इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताए। वो बहुत अहम है, या यूजर उसके लिए बड़े कीन है, वो चाहते हैं इसकी इंफॉर्मेशन को हासिल करना, तो फिर मैनेजमेंट उस सेगमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोवाइड कर सकती है। ठीक हो गया जी बच्चे? तो यूजफुल क्राइटेरिया भी हमने डिस्कस कर लिया है, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हुई हैं सभी की सभी बातें। इंशाल्लाह अल्लाह के यहाँ बहुत उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक हो गया जी? ठीक हो गया, चले जी बच्चे। एक एंटिटी कंबाइन कर सकती है इंफॉर्मेशन को, ये एग्रीगेट का कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन उसके लिए होता है सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। देख लें, रिपीट हो रही है बातें। ठीक हो गया जी बच्चे? उसके बाद बच्चे कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस। अच्छा बच्चे, अब ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आप में से किसी से मैंने सवाल भी पूछा था क्लास में, उसने बिल्कुल सही जवाब दिया था। अगर मैनेजमेंट जज करे
कि एक रिपोर्टेबल सेगमेंट है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग पीरियड में continuous significance की वजह से information about that segment shall continue to be reported। अगर कोई पिछले पीरियड में रिपोर्टेबल सेगमेंट था, आपको याद है ये एग्जांपल हमने डिस्कस की थी, मैं दोबारा डिस्कस करता हूँ। 2022 में एक रिपोर्टेबल सेगमेंट थी, हम कह देते हैं लेट्स सपोज डिवीजन 3 रिपोर्टेबल सेगमेंट है। कौन सा सेगमेंट है? रिपोर्टेबल सेगमेंट। अगर हम बात करें 2023 में, इस साल क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड का क्राइटेरिया मीट नहीं करता और डिवीजन 3 इस तरह से अगर हम देखें क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड के मुताबिक, तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं बनता 2023 में। क्या 2023 में इस सेगमेंट की इंफॉर्मेशन हमें आज भी बतानी पड़ेगी? जी बतानी पड़ेगी। किस लिए? शाबाश, कंपैरेटिव की रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक हो गया जी। तो अगर मैनेजमेंट जज करता है कि एक रिपोर्टेबल सेगमेंट इमीडिएटली प्रीसीडिंग पीरियड में, बिल्कुल पिछले पीरियड में, कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस की वजह से इंफॉर्मेशन अबाउट दैट सेगमेंट शैल कंटिन्यू टू बी रिपोर्टेड, उस सेगमेंट की इंफॉर्मेशन आज भी आपको बतानी पड़ेगी, सेपरेटली बतानी पड़ेगी, करंट पीरियड में बतानी पड़ेगी, तब भी बतानी पड़ेगी चाहे वो आज नो लॉन्गर मीट द 10% थ्रेशोल्ड। अगर 10% थ्रेशोल्ड का क्राइटेरिया नहीं मीट करता, तब भी आपको बतानी पड़ेगी, हर सूरत में बतानी पड़ेगी। बात क्लियर होगी जी बच्चे? ये बात भी हमने डिस्कस कर ली थी बच्चे, रिपीट कर रहे हैं बातें ताकि पढ़ने में आपको दिक्कत ना हो। 75% एक्सटर्नल रेवेन्यू, ये वो केस आ गया जिसका क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था। अगर टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू, याद रखिएगा इस केस में सिर्फ एक्सटर्नल रेवेन्यू एंड नॉट इंटरनल सेगमेंट रेवेन्यू, टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू जो ऑपरेटिंग सेगमेंट के रिपोर्ट हुए हैं वो 75% कम अज कम टोटल ऑपरेटिंग सेगमेंट के एक्सटर्नल रेवेन्यू का बनना चाहिए। कितना कम अज कम? 75% ऑफ टोटल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, और जितने ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं उन तमाम का 75% कम अज कम क्राइटेरिया मीट करे। लेकिन अगर 75% का क्राइटेरिया मीट नहीं करता, देन हमें कुछ ऑपरेटिंग सेगमेंट्स ऐड करने होंगे, उन्हें भी रिपोर्ट करना पड़ेगा, इवन दो कि वो 10% क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड का क्राइटेरिया नहीं भी मीट करता, फिर भी हमें ऐड करना पड़ेगा। किस लिए ऐड करना पड़ेगा? ताकि ये हमारा कम से कम 75% बन जाए, कम से कम 75% बन जाए। तो अनटिल हमें ऐड करना होगा एटलीस्ट कम से कम 75% एंटिटी का रेवेन्यू, और वो कौन सा रेवेन्यू होना चाहिए? एक्सटर्नल रेवेन्यू। वो कम से कम 75% ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑपरेटिंग सेगमेंट का आपने हर सूरत रिपोर्ट करना ही करना है। तो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का एक्सटर्नल रेवेन्यू एटलीस्ट 75% ऑफ टोटल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के एक्सटर्नल रेवेन्यू का होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फिर हमें वो सेगमेंट्स जिन पे क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड का क्राइटेरिया नहीं मीट करता, फिर भी हमें वो ऐड करने पड़ सकते हैं ताकि हमारे रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट का एक्सटर्नल रेवेन्यू टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के 75% के इक्वल हो जाए। ठीक हो गया जी बच्चे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक हो गया जी बच्चे। प्रैक्टिकल लिमिट, देयर मे बी अ प्रैक्टिकल लिमिट, लिमिटेशन आ सकती है। नंबर ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट्स के रिपोर्टेबल सेगमेंट बहुत ज्यादा हो गए। अगर हम इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, यूजर कंफ्यूज हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, बहुत ज्यादा उसके लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब इसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट कितने होने चाहिए, आईएफआरएस 8 ने इसके बारे में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल डिफाइन नहीं किया, बट रिपोर्टेबल सेगमेंट्स समझा जाता है अगर उनकी तादाद 10 से ज्यादा हो जाए तो फिर प्रैक्टिकल लिमिटेशंस आ जाती हैं।
तो 10 से ज्यादा तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाएगी, यूजर तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो 10 से ज्यादा रिपोर्टेबल सेगमेंट की इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट ना किया जाए नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी बच्चे, अब मुझे बताइएगा कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम? ठीक हो गया जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप सब लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई? जी बच्चे, क्लियर है मेरी बातें? ठीक है, हाँ, कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ में ना आए, आप मेरे से पूछ सकते हैं बच्चे। ठीक हो गया जी बच्चे, चले जी बच्चे नेक्स्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन और ऑल अदर सेगमेंट्स के बारे में हम इंफॉर्मेशन पढ़ चुके हुए हैं, अब हम इस पे टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। अब आगे डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट। जी, ये रीडिंग वाला एरिया हमारा रह गया। मैंने क्लास में आपको बताया था कि डिस्क्लोजर में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी होती है और रिकॉन्सिलिएशन में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी होती है। अच्छा, अब हम इसको जरा अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। बहुत शॉर्ट सा स्टैंडर्ड है, आपने देखा होगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इवन दो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन आवर क्लास वो ये कह रहे थे कि ये क्वेश्चन तो आना ही चाहिए। मैं उन्हें कह रहा था कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे, अल्लाह से हमेशा दुआ किया करें कि या अल्लाह हमें पेपर आता हो, कोई भी क्वेश्चन आए हमें पेपर आता हो, वो पेपर हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। ठीक हो गया जी बच्चे, तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सब लोगों को जरूर कामयाब करेंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह ने जरूर कामयाब कर देना आप लोगों को इंशाल्लाह। अच्छा जी बच्चे, डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट आप अपनी एफर्ट करते रहिएगा। ठीक हो गया जी बच्चे, इंशाल्लाह इंसान का काम है कोशिश करना, और अल्लाह रब्बुल इज्जत इंशाल्लाह उसका बहुत अच्छा फल देंगे इंशाल्लाह। व अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। ठीक है जी बच्चे, तो बच्चे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एंटिटी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्लोज करनी है इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन किसके लिए डिस्क्लोज की जाती है? यूजर के लिए, क्योंकि यूजर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। अब यूजर ने क्या करना है? इवेल्युएट करना है। किस चीज को इवेल्युएट करना है? नेचर और फाइनेंशियल इफेक्ट किसका? बिजनेस एक्टिविटीज का। किसका? बिजनेस एक्टिविटी। किसका इफेक्ट देखना है? किसकी नेचर को पढ़ना है? बिजनेस एक्टिविटीज की, जिसमें एंटिटी ऑपरेट कर रही है, जिसमें एंटिटी इंगेज्ड है, या वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जिसमें एंटिटी ऑपरेट कर रही है। समझ आ गई बात? एक एंटिटी को इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, किसको? यूजर को। वो एंटिटी जो बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है उसकी, और उस इन्वायरमेंट की जिसमें वो ऑपरेट कर रही है। तो हम इस डिस्क्लोजर के कुछ टुकड़े करेंगे। सबसे पहला टुकड़ा कहलाता है जनरल इंफॉर्मेशन। सबसे पहला टुकड़ा क्या कहलाएगा? जनरल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले एंटिटी को डिस्क्लोज करना। फैक्टर्स, जिन फैक्टर्स को यूज करके ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में से हमने रिपोर्टेबल सेगमेंट को आइडेंटिफाई किया है। हमने कैसे आइडेंटिफाई किया है ये सेगमेंट हमारा रिपोर्टेबल है या ये सेगमेंट हमारा रिपोर्टेबल नहीं है? कैसे पता चला हमें? वो फैक्टर्स यूज करके। वो फैक्टर्स के बारे में बताइएगा। आपने प्रॉफिट की बेस पे बताया, आपने रेवेन्यू की बेस पे बताया, आपने एसेट्स की बेस पे बताया, या मैनेजमेंट को महसूस हुआ, उसका यकीन है कि ये सेगमेंट की इंफॉर्मेशन तो यूजर को बतानी चाहिए, यूजर चाहता है इस चीज के बारे में जानना। ठीक हो गया जी बच्चे, कैसे रिपोर्टेबल सेगमेंट ये बन गया। अच्छा, अब क्या मैनेजमेंट ने जजमेंट यूज किया है इस क्राइटेरिया को अप्लाई करने के लिए? इस क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया को क्वालिटेटिव क्राइटेरिया को अप्लाई करने के लिए मैनेजमेंट ने क्या जजमेंट यूज किया? या इस एंटिटी की टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज क्या है हर ऑपरेटिंग सेगमेंट? ठीक हो गया जी बच्चे, ये जनरल इंफॉर्मेशन। उसके बाद बच्चे सेगमेंट की इंफॉर्मेशन ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट, ये सेकंड वन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। सेगमेंट की इंफॉर्मेशन
रिपोर्टेड सेगमेंट का प्रॉफिट या लॉस, इसमें रेवेन्यू के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, एक्सपेंसेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक हो गया। सेगमेंट के एसेट्स, सेगमेंट की लायबिलिटीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन, सेगमेंट के वो एसेट्स, सेगमेंट की वो लायबिलिटीज जिनके ऊपर चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर रिव्यू करता है। ठीक हो गया ना, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, यही डिस्कशन की थी ना आप लोगों ने, इसी से बात का आगाज भी किया था आईएफआरएस 8 में। अच्छा बच्चे, बेसिस क्या थी मेजरमेंट की? सिंपल सी बातें अभी क्वेश्चन करते भी हैं क्योंकि ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन है। इसके बाद हमें फिर रिकॉन्सिलिएशन बनानी पड़ती है। रिकॉन्सिलिएशन में क्या बताएंगे? सेगमेंट का रेवेन्यू कितना है, सेगमेंट का प्रॉफिट या लॉस, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, या अदर मटेरियल सेगमेंट की इंफॉर्मेशन। तमाम की तमाम मटेरियल रिकॉन्साइलिंग आइटम्स, उसको भी सेपरेटली आइडेंटिफाई करना है, डिस्क्राइब करना है। रिकॉन्सिलिएशन आपकी किसके साथ रिकॉन्साइल होनी चाहिए? आपने तमाम सेगमेंट्स की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की, आपको फिर उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से रिकॉन्साइल भी करना है, वो आपके टोटल एसेट्स के साथ रिकॉन्साइल भी हो। बताएं, इतने रिपोर्टेबल सेगमेंट्स थे, इतने अदर देन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं, या ऑल अदर रिपोर्टिंग सेगमेंट्स हैं, और उसके बाद हेड ऑफिस या वो सेगमेंट्स जो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स या ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में नहीं आते, उनके एसेट्स, उनके रिसोर्सेज आएंगे। टोटल करके वो हमारे टोटल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के साथ एग्री भी करने चाहिए। इसको हम कहते हैं रिकॉन्सिलिएशन बनाना। इसके अलावा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो सकती, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स, रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजैक्शन, ऑपरेटिंग सेगमेंट एक ही एंटिटी, इंटर सेगमेंट एंटिटी, जिस तरह से हम कहते हैं इंटरनल रेवेन्यू इंटर सेगमेंट एंटिटी का, इंटरेस्ट रेवेन्यू और इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन की अमाउंट, अमोर्टाइजेशन की अमाउंट, या इसके अलावा कोई अगर मटेरियल आइटम्स है इनकम की और एक्सपेंसेस, एंटिटी का इंटरेस्ट, प्रॉफिट और लॉस, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर, इनकम टैक्स का एक्सपेंस, और नॉन कैश आइटम्स other than depreciation and amortization. एंटिटी डिस्क्लोज करेगी ईच रिपोर्टेबल सेगमेंट को, उसकी स्पेसिफाइड अमाउंट्स को, सेगमेंट एसेट्स को। ठीक हो गया जी बच्चे? तो एंटिटी ने ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी। तो दीज आर द डिस्क्लोजर्स दैट एन एंटिटी शुड हैव टू डिस्क्लोज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 8 के मुताबिक, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के मुताबिक। यहां तक बच्चे बात क्लियर है? तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर भी है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन, हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक हो गया जी बच्चे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर। तो अब हम स्टार्ट करने लगे एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर की कैलकुलेशन। बच्चे एग्जांपल 4, गोहर लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, और आपको पता है आईएफआरएस 8 की रिक्वायरमेंट लिस्टेड कंपनी पे ही है। is engaged in chemical, soda ash, polyester, paints, pharma business। गोहर लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है और केमिकल, सोडा एश, पॉलिस्टर, पेंट्स और फार्मा बिजनेस में ऑपरेट कर रही है, इंगेज है। रिजल्ट हर बिजनेस सेगमेंट के ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 कुछ इस तरह से: केमिकल्स, सोडा एश, पॉलिस्टर, पेंट्स और फार्मा। इंटर सेगमेंट सेल्स बाय केमिकल टू पॉलिस्टर और सोडा एश 28 और 10 मिलियन है रिस्पेक्टिवली, और इसमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 30% का। कितने परसेंट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है? 30% का। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल है हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस 75 मिलियन,
जिनको एलोकेट नहीं किया गया किसी भी सेगमेंट में। 75 मिलियन के एक्सपेंसेस कुछ ऐसे हैं जिनको किसी भी सेगमेंट में एलोकेट नहीं किया गया, वो शामिल नहीं है। ठीक हो गया। फर्दर एसेट्स और लायबिलिटीज 150 मिलियन की है, 27 मिलियन की है, जिनको रिपोर्ट नहीं किया गया एसेट्स में या लायबिलिटीज में किसी भी सेगमेंट के, इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ आईएफआरएस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, 8 की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, पहला काम आपने ये करना है, डिटरमिन करना है कि कौन सा रिपोर्टेबल सेगमेंट है, कौन सा रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं है। और आपने ये भी बताना है कैसे ये रिपोर्टेबल सेगमेंट और इसकी रिकॉन्सिलिएशन कैसे डिस्क्लोज की जाए जीएल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। अब हमारी दो रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट वन रिक्वायरमेंट में हमें बताना है कौन सा रिपोर्टेबल सेगमेंट है, कौन सा रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे हमारी रिक्वायरमेंट है ए रिक्वायरमेंट। हमने डिटरमिन करना है रिपोर्टेबल सेगमेंट को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। determination of reportable segment। डिटरमिन करना है रिपोर्टेबल सेगमेंट। अच्छा बच्चे, अब जो जो नाम है पहले पढ़ लेते हैं, फिर उनको वो नाम लिखते हैं। जी बच्चे, केमिकल, सोडैश, पॉलिस्टर, पेंट्स, फार्मा, ये नाम। केमिकल, सोडैश, पॉलिस्टर, के बाद पेंट्स, फार्मा। जी बच्चे, और इंफॉर्मेशन हमारे पास सारी की सारी किस में मौजूद है, रुपीज इन मिलियन में। ठीक हो गया जी बच्चे। बच्चे सबसे पहले सेल्स। सेल्स की फिगर 1790, 216, 227, 247। अब मुझे व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई कर सकते हैं बच्चे 252 कैलकुलेशन करके। और सबसे लास्ट पे हम यहाँ पे टोटल भी लिख लेते हैं। जी बच्चे, टोटल की अमाउंट, जी शाबाश, कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा। बिल्कुल ठीक हो गया जी। सेल्स की फिगर हम लोगों ने लिख ली। सेल्स के बाद बच्चे इंटर सेगमेंट सेल्स, वो डिडक्ट करना है। इसमें ये ग्रॉस सेल है, मैं लिख भी देता हूँ। ग्रॉस मीन इसमें एक्सटर्नल भी शामिल है प्लस इसमें इंटरनल भी शामिल है। अब हमें इसमें इंटर सेगमेंट सेल्स को डिडक्ट करना है। इंटर सेगमेंट सेल्स को इसमें से डिडक्ट करना है। इंटर सेगमेंट सेल्स है 28 और 10, किस किस को हो रही है, पॉलिस्टर और सोडा ऐश। इंटर सेगमेंट सेल्स बाय केमिकल, केमिकल कर रहा है, तो केमिकल की सेल है सारी की सारी केमिकल की, तो इसी को ही ऐड कर दे 28 प्लस 10।
टोटल फिगर कितनी हो गई? 38। जी बच्चे, अब एक्सटर्नल सेल्स होगी, सेल्स टू एक्सटर्नल कस्टमर्स। जी बच्चे, सेल्स टू एक्सटर्नल कस्टमर्स माइनस करके डिडक्ट करके मुझे बताइएगा बच्चे। जी बच्चे, जी बच्चे, आप व्हाट्सएप पे रिप्लाई करते चले जाए, मैं इंशाल्लाह देखता जाऊंगा। जी बच्चे, जी नेक्स्ट वन। चैट तो इनेबल्ड थी बच्चे। देखें बच्चे, अब 2694 ठीक हो गया जी। ये मुझे टोटल बता रहे हैं 2694। ठीक हो गया जी बच्चे। ये फिगर हम लोगों ने लिख ली, सेल्स टू एक्सटर्नल कस्टमर्स। ये फिगर तो हमारी आ गई। पहले अरेंज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड का डाटा अप्लाई कर लेंगे। जी बच्चे, इसके बाद बच्चे, इसके बाद हमें इंफॉर्मेशन चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो हमारे पास इंफॉर्मेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन ही नहीं है। हमारे पास तो ग्रॉस प्रॉफिट है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो फिर ही हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा ना, उससे पहले तो आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब हमें ग्रॉस प्रॉफिट भी लिखना पड़ेगा। जी बच्चे, ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर है 1101। नेक्स्ट वन 117। नेक्स्ट 4826 31। टोटल करके बच्चे बताइएगा जल्दी से। ग्रॉस प्रॉफिट का टोटल करके मुझे बताइएगा। ठीक हो गया जी, ये भी हो गया। अब बच्चे आपने इसमें से माइनस करने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जी बच्चे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की फिगर 6357। बच्चे इसी तरह से बच्चे 231612 फिगर बता दीजिएगा मुझे टोटल कितनी बन रही है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। ठीक हो गया जी बच्चे। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की हर फिगर आपको कैलकुलेट करके जल्दी से मुझे बताना होगा। आंसर करते चले जाएं। कोई एक दो लोग ही हैं सिर्फ कैलकुलेशन करने वाले, बाकी लोग भी कैलकुलेशन कर रहे हैं। बाकी लोग भी करें कैलकुलेशन बच्चे। जी बच्चे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर बचे, अच्छा सॉरी ये तो 63 नहीं 1, अच्छा ठीक है वो आपका मैसेज चला गया था 1038 तो सभी आंसर आ गए ना 1038 पहले वाले का बताया था आपने, दूसरे का आंसर है ठीक हो गया जी 60 25 10 60 25 और 10 अगर कोई मैं मिस्टेक कर दूं तो मुझे बता दीजिएगा क्योंकि मैं मैसेज पढ़ पढ़ के लिख रहा हूँ और 19 ठीक हो गया जी बच्चे। जी बच्चे अब टोटल करके भी मुझे बता दें टोटल कितना बन रहा है बच्चे, ठीक हो गया जी बच्चे, ये भी हो गया जी बच्चे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर भी लिख ली। अब बच्चे लास्ट में सबसे आखिरी फिगर आएगी बच्चे एसेट्स, एसेट्स की फिगर बच्चे, सबसे पहले एसेट्स की फिगर 637 637 444 115 127 और लास्ट पे बचे 132 ठीक हो गया जी बच्चे, इसका टोटल भी कर लीजिएगा 1152 नहीं वो तो प्रॉफिट का है, अच्छा ठीक है सही हो गया जी बच्चे 1455 ये भी बच्चे हमने कैलकुलेशन कर, अच्छा बच्चे अब हम जरा अप्लाई करते हैं, सबसे पहले हम बेस बनाते हैं रेवेन्यू, अच्छा बच्चे अब रेवेन्यू के लिए हमने एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को यूज करना है 273 इसका 10% बच्चे कितनी फिगर आ जाएगी 273.2 ये फिगर आएगी ना। अब कंपेयर करते चले जाते हैं, बताइएगा सबसे पहले केस में फर्स्ट वन केस में ये आपके सामने इंफॉर्मेशन मौजूद है, सबसे पहली फिगर है 1790, मैं थोड़ा सा ना इसको जूम इन कर रहा हूं ताकि मैं ये देख सकूं, देखिए 1790 ग्रेटर देन 273.2 है या नहीं है, रिपोर्टेबल सेगमेंट है या नहीं, क्विकली बताते जाइए, यस है, अच्छा अब अगेन 216 273 से ग्रेटर है या नहीं, नहीं, 227 273 से ग्रेटर नहीं है या इक्वल टू भी नहीं है, 247 भी नहीं है और लास्ट पे 252 भी नहीं है, बताइएगा किसी एक बच्चे को भी बात समझ में नहीं आई मेरे से सवाल पूछ सकता है, जी बच्चे नेक्स्ट रेवेन्यू के बाद हम बच्चे प्रॉफिट बिफोर टैक्स को बेस बना देते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बच्चे फिगर कितनी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 1152 अच्छा बच्चे इसका 10% ये फिगर हो जाएगी 115.2, अब आप मुझे बताइएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1152 से ग्रेटर नहीं है, यस, रिपोर्टेबल सेगमेंट 60 नहीं है, 25 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 19 भी नहीं है, शाबाश एक्सीलेंट, अब आ गया सबसे लास्ट पे एसेट्स, अच्छा बच्चे अब एसेट्स की कैलकुलेशन में टोटल एसेट्स हैं 1455, इसका बच्चे 10% 145.5, अब बच्चे देखते हैं 637 145.5 से ग्रेटर है, बिल्कुल ठीक हो गया, 444 ये भी ग्रेटर, यस, 115 नो, 115 कम है,
127 भी कम है और 132 भी कम है। तो रिपोर्टेबल सेगमेंट कितने हुए? शाबाश। अब आप मुझे बताएं, जितना भी आपने आपके सामने किया है, कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल ठीक हो गया जी साइम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी लोग भी बच्चे बताएं, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई बात समझ में नहीं आई, कोई सवाल समझ में नहीं आया, पूछ सकते हैं। ठीक हो गया जी बच्चे? चलिए जी बच्चे, अब इससे आगे हम लोगों ने कंटिन्यू किया, सिर्फ एक मिनट है। जी बच्चे, अब जरा 75% वाला रूल मैंने आपको याद है, मैंने कहा था हर सूरत में अप्लाई करना, तो वो जरा कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले इन दो सेगमेंट्स का एक्सटर्नल रेवेन्यू, इन दो सेगमेंट्स का एक्सटर्नल रेवेन्यू, सिर्फ ये वाला सम करके मुझे टोटल बताइएगा जल्दी से, क्विकली। 1968, बिल्कुल ठीक हो गया जी, बच्चों ने मुझे बता दिया 1968, ये तो हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना? अच्छा बच्चे, इसके बाद आपने ये कि इन सब का टोटल कितना है? 2694, 2694 मल्टीप्लाई बाय 100, कैलकुलेट करके मुझे परसेंटेज बता दें जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से परसेंटेज बताएं मुझे। 73%, बिल्कुल ठीक हो गया जी, 73%। लेस देन 75% है, ये तो कम से कम कितने परसेंट होनी चाहिए थी? एटलीस्ट कितने परसेंट हो? 75%। अब इसका मतलब है हमें रिपोर्टेबल सेगमेंट में अब कौन सा और सेगमेंट साथ मिलाना होगा? ये तो हमारा रिपोर्टेबल सेगमेंट है, ये भी रिपोर्टेबल सेगमेंट है, ये ऑपरेटिंग सेगमेंट्स थे लेकिन रिपोर्टेबल नहीं। अब बताएं कौन सा सेगमेंट ऐड कर दें? शाबाश, शाबाश, फार्मा। अब फार्मा को ऐड करके फिर करते हैं जरा टोटल 1968। अब इसमें ये भी ऐड कर दें 1968 के बाद ये भी ऐड करें 252, फिर ताकि दोबारा से कैलकुलेशन करें 252 भी इसमें ऐड करें। जल्दी से 252 ऐड करके मुझे फिगर बताएं। ट्रिपल टू जीरो बताइए बच्चे मुझे फिगर, आप सब लोग कंफर्म कर दीजिएगा। 2694 मल्टीप्लाई बाय बच्चे 100, परसेंटेज बता दें बच्चे। अब 82.4%, बिल्कुल ठीक हो गया जी, 82.4%, ग्रेटर देन है 75%। इसका मतलब है हमारे रिपोर्टेबल सेगमेंट। अब रिपोर्टेबल सेगमेंट बता देते हैं जी, हमारे रिपोर्टेबल सेगमेंट कितने हुए? रिपोर्टेबल बच्चे हमारे सेगमेंट है 3। सबसे पहला सेगमेंट है बच्चे हमारा, सबसे पहला सेगमेंट है केमिकल, फिर बच्चे हमारा दूसरा सेगमेंट है सोडा ऐश, और थर्ड वन एंड द लास्ट वन हमारा सेगमेंट है फन। जी बच्चे, बात क्लियर हो गई? ये हमारा पहला पार्ट मुकम्मल हो गया। कोई सवाल है, कोई बात पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं बच्चे। 3 हमारे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? अब हमें बच्चे डिस्क्लोजर बनाना है। चले जी बच्चे, अब हम डिस्क्लोजर बनाने वाले हैं। जी बच्चे शुरू कर दें जी डिस्क्लोजर बनाना। जी ठीक हो गया जी, बिल्कुल सही है जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा जी बच्चे, अब हम डिस्क्लोजर बनाने लगे हैं। बच्चे हमारी सबसे पहली
हमें सबसे पहले रिपोर्टिंग सेगमेंट के लिए डिस्क्लोजर बनाना है। कंपनी का नाम क्या है जी बच्चे? गोहर लिमिटेड था। गोहर लिमिटेड था। ईयर एंड है 31 मार्च 2015। जी बच्चे हम नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद बच्चे फॉर द ईयर एंडेड। जी बच्चे 31 मार्च 2050। ठीक हो गया जी बच्चे। अब हमें बच्चे डिस्क्लोजर इसका बनाना है। तो डिस्क्लोजर के लिए बच्चे कोई भी नंबर लिख लेते हैं। कोई भी नंबर 20th और 20th ऑपरेटिंग सेगमेंट। जी बच्चे ऑपरेटिंग सेगमेंट है। हमारे कितने सेगमेंट हैं? हमारे 3 सेगमेंट्स हैं। नाम लिखते हैं। सबसे पहले केमिकल, सोडा ऐश, और लास्ट पे बचे फार्मा। उसके बाद बाकी अदर। और यहाँ पे आ जाएगा बच्चे हमारा टोटल। सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी होगी रुपीज इन मिलियन। तो बच्चे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो जो इंफॉर्मेशन हमें प्रेजेंट करनी। रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर। पहले मैं नाम लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग वन बाय वन लिखते चले जाएंगे। रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर। रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर। ठीक है जी। मैंने थोड़ा सा इसको साइड पे कर दिया। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे बचे इंटर सेगमेंट रेवेन्यू। इंटर सेगमेंट रेवेन्यू। उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम रिपोर्टेबल सेगमेंट। ये भी लिख लिया बच्चे। उसके बाद बच्चे अदर मटेरियल इंफॉर्मेशन। हमने इंफॉर्मेशन सारी की सारी पहले पढ़ रखी हुई है और हमें पता है कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है। जैसे इंटरेस्ट रेवेन्यू, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इसकी इंफॉर्मेशन तो मौजूद ही नहीं है। हमारे पास तो एक ही इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, हम वही लिख सकते हैं बस। तो इसी वजह से हमारे लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान है। ठीक हो गया जी बच्चे। इसके बाद सेगमेंट का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फेस पे एब्रीविएशन यूज मत कीजिएगा। फिर उसके बाद सेगमेंट के एसेट्स और सबसे लास्ट में सेगमेंट की लायबिलिटीज। सेगमेंट एसेट्स और सेगमेंट की लायबिलिटीज। ये आपके सामने इंफॉर्मेशन आ गई बच्चे। अब बच्चे हमने इस इंफॉर्मेशन को फिल करना।
रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर। ठीक है जी, हमने कुछ इंफॉर्मेशन पहले ही एक्सट्रैक्ट करके रखी हुई है, हम वहां से भी लिख सकते हैं और ये क्वेश्चन में से भी लिख सकते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बतानी है सिर्फ, ठीक है ना। 1790 में से 38 लेस करके बताना है, तो आप मुझे दोबारा बता दें बजाय इसके कि मैं फिर अगेन कैलकुलेट करूं। जी, रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर, जी 1752, ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, सोडा ऐश की फिगर, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। सोडा ऐश की 216 और फार्मा की 252, 216 252, गलती ना हो जाए, ध्यान रखिएगा 216 और 252। अब आपने एक काम करना है, ये देखिएगा, बाकी ये नहीं थे दो सेगमेंट्स, इसका टोटल कीजिएगा, ये कितनी फिगर बन रही है, ये अदर में आ जाएगा 474, ठीक हो गया। टोटल भी कर लीजिएगा इसका, जल्दी से टोटल कीजिएगा। जी अनस साहब ने एक सवाल पूछा है, अनस भाई 2694 उसका टोटल ही है एक्सटर्नल का। अच्छा मैंने गलती कर दी है, हमने एक्सटर्नल का टोटल लेना है, जितना भी एक्सटर्नल का टोटल बन रहा है, यहाँ पे हमने इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है ना, तो जब उसकी परसेंटेज लेनी है तो ये भी फिगर हमने वो पिक की और इसका टोटल भी लेना था, ताकि ये इसका कम से कम 75% रेवेन्यू रिपोर्ट होना चाहिए, ये कंडीशन थी, एटलीस्ट 75% of total external revenue of all operating segments to be reported। क्या बात थी, हमने क्या कही थी कि टोटल एक्सटर्नल कस्टमर्स के तमाम ऑपरेटिंग सेगमेंट का कम से कम 75% रिपोर्ट होना चाहिए, तभी हमने 2694 से डिवाइड किया था इसको। जी एनएस भाई, बात क्लियर हो गई है आपको? जी 2694, ठीक हो गया। अच्छा जी बच्चे, इंटर सेगमेंट रेवेन्यू बच्चे, उसके बाद बच्चे टोटल कर लीजिएगा। इसका टोटल कीजिएगा, ठीक हो गया जी। टोटल कीजिएगा जी जल्दी से बच्चे। बता नहीं रहे हैं मुझे, 2732, ठीक हो गया जी। अच्छा जी बच्चे, अदर मटेरियल इंफॉर्मेशन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अब बताइएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन 6357। अब फार्मा की इंफॉर्मेशन लेनी है, गलती से साथ वाले की इंफॉर्मेशन ना ले लीजिएगा, 12। अब एक काम कीजिएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इन दोनों का भी सम कर दें, ठीक हो गया जी। अब टोटल करें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, टोटल कितना बन रहा है, 171। जी सेगमेंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर कैलकुलेट कर, वैसे हमने कैलकुलेशन की हुई है, आप क्वेश्चन में आराम आराम से जल्दी जल्दी से लिख भी सकते हैं जी। ठीक हो गया जी, 103860, ठीक हो गया जी बच्चे। जी बच्चे नेक्स्ट, बच्चे हमने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिखा हुआ, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। देखो, एक कुछ बच्चे गलत बता रहे हैं मुझे, मेरी तवज्जो से मेरी बात सुनो। ये देखेंगे हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ये जो फिगर बतानी है वो ये वाली फिगर बतानी है आपने,
ये वाली फिगर, ये फिगर बतानी है, ये वाली फिगर, क्योंकि मैंने ग्रॉस प्रॉफिट वहां पे नहीं रिपोर्ट किया, वहां पे नहीं मैंने लिखा हुआ कि आप वहां से डिडक्ट करें। देखिए मैंने कोई फॉर्मेट में ऐसी चीज नहीं की कि आप वहां से डिडक्ट करें। ये हमने ओवरऑल कैलकुलेशन वर्किंग में की हुई है, 1038, 60, 25, 10 और 90। अच्छा, अब ये फिगर जो है ना वो आप गलत ना बोलते जाएं। ये कौन सी फिगर आएगी? फार्मा की फिगर लिखवाइएगा, गलत फिगर ना लिखवा दीजिएगा। यहाँ पे फार्मा की फिगर आनी चाहिए। फार्मा की फिगर कितनी है? 19। ठीक हो गया जी। कंफर्म कर लीजिएगा सभी लोग, कोई गलती ना हो रही हो। ये ना हो प्रॉफिट रेवेन्यू में से डायरेक्ट एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करके प्रॉफिट निकाल दें बच्चे, ऐसा गलत हो जाएगा। ठीक हो गया ना? तो अब टोटल भी बता दें, 474। ये डिडक्ट नहीं करना है, ये 474 में से 39 माइनस करके कभी भी नहीं आंसर बनेगा। हमें तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने हैं। तो बच्चे इसकी फिगर कितनी बन रही है? जी शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया, 35। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? अब बात समझ में आ गई है? सब लोगों को समझ आई है? चलें जी, अब इसका टोटल भी करें, जल्दी से टोटल करें। 1038, 60, 19, 35। मैं स्क्रीन मूव नहीं करवा रहा हूँ, स्क्रीन मूव की जा सकती है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जी 1152, बिल्कुल ठीक हो गया जी, 1152। अच्छा बच्चे, सेगमेंट के एसेट्स की फिगर बताइएगा आप जल्दी से। सेगमेंट के एसेट की फिगर तो बिल्कुल ठीक है, गिवन है 637 ट्रिपल फोर, 637 ट्रिपल फोर। और फार्मा की फिगर लेनी है आपने, याद रखिएगा फार्मा की फिगर ये है 132, 132। अब दो फिगर का सम कीजिएगा, ये दो फिगर्स का सम करना है, 115, 127, 115, 127 जी 242। अब टोटल करते हैं, टोटल एसेट्स का कितना बैलेंस बन रहा है? टोटल एसेट्स का बैलेंस कितना बन रहा है जल्दी से बताएं। 1455। ठीक हो गया जी बच्चे। अब लायबिलिटीज की भी इसी तरह से वर्किंग करके रख ले, मैं लिखता हूँ जी बच्चे। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है 442355। अब फार्मा की फिगर लिखनी है आपने ध्यान से। फार्मा की फिगर क्या है? 98। जी बच्चे, अब बताइएगा, इन दो फिगर्स का सम करके बताना है आपने, 94 और 108। 94 और 108। जी बच्चे 202। अब टोटल बता दीजिएगा। 1097। ठीक हो गया जी बच्चे, 1097। ये बच्चे हमने ऑपरेटिंग सेगमेंट का नोट बना लिया। अब हमें रिकॉन्सिलिएशन बनानी है। ठीक हो गया जी, ये नोट आपके सामने। तो कितना आसान सवाल है। अब हमें रिकॉन्सिलिएशन बनानी है। अब हम रिकॉन्सिलिएशन बनाने लगे। अगर हमने वहां पे 20 लिखा है तो ये नोट नंबर आ जाएगा 20.1। अब हमें क्या लिखना है? रिकॉन्सिलिएशन ऑफ, रिकॉन्सिलिएशन बच्चे किसकी? रिपोर्टेबल सेगमेंट, रिपोर्टेबल सेगमेंट के रेवेन्यू की, प्रॉफिट या लॉस की, प्रॉफिट और लॉस के बाद बचे एसेट्स की और लायबिलिटीज, एंड लायबिलिटीज। हमें रिकॉन्सिलिएशन बनाना है। जरा तवज्जो से अब देख लीजिएगा, अगेन उसी तरह से, लेकिन अब जरा हमें हेडिंग डिफरेंट लिखनी है, अब वैसे नहीं लिखनी। अब हमें करना क्या है? हमें सबसे पहले लिखना है रिपोर्टेबल सेगमेंट। सबसे पहले क्या लिखना है? रिपोर्टेबल सेगमेंट। मैं लिखने लगा हूं, इधर देखिएगा। सबसे पहले हमें लिखना है रिपोर्टेबल सेगमेंट। क्या लिखना है? रिपोर्टेबल सेगमेंट। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? रिपोर्टेबल सेगमेंट। उसके बाद हमें अगला कॉलम बनाना है अदर देन रिपोर्टेबल सेगमेंट। कौन सा कॉलम? अदर देन
रिपोर्टेबल सेगमेंट, अदर देन रिपोर्टेबल सेगमेंट। उसके बाद बचे इलिमिनेशन। इलिमिनेशन किसकी? ऑफ इंटर सेगमेंट ट्रांजैक्शन, इंटर सेगमेंट ट्रांजैक्शन की इलिमिनेशन करनी। इंटर सेगमेंट ट्रांजैक्शन की इलिमिनेशन। उसके बाद बचे अदर एडजस्टमेंट्स। उसके बाद लास्ट पे गोहर्स लिमिटेड का टोटल आ जाएगा। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन बच्चे हमारे पास मौजूद है रुपीज इन मिलियन में। ये आपके सामने इंफॉर्मेशन है। ठीक होगा जी बच्चे। अब हम बच्चे लिखने वाले हैं। सबसे पहले बच्चे हमें लिखना है रेवेन्यू की इंफॉर्मेशन। उसके बाद बच्चे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मटेरियल में इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, वो इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो हमें जरूरत नहीं है। जो जो गिवन है वो लिख रहे हैं। सेगमेंट प्रॉफिट, उसके बाद सेगमेंट एसेट्स, उसके बाद बच्चे सेगमेंट लायबिलिटीज। ये है हमारे सामने इंफॉर्मेशन। जी बच्चे अब इसको हम लिखने लगे। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे रेवेन्यू का टोटल लिखना है हमें, टोटल रिपोर्टेबल सेगमेंट का। अब देखें रिपोर्टेबल सेगमेंट में रेवेन्यू, जो रिपोर्टेबल सेगमेंट है, रिपोर्टेबल सेगमेंट के रेवेन्यू की इंफॉर्मेशन हमें लिखनी है। याद रखिएगा रिपोर्टेबल सेगमेंट के रेवेन्यू की इंफॉर्मेशन हमें लिखनी है। तो कीजिएगा जरा टोटल रिपोर्टेबल सेगमेंट के रेवेन्यू की इंफॉर्मेशन। ये वाली फिगर जी बच्चे 1 2 3 टोटल करके मुझे जल्दी से बताइएगा। साइम साहब ये क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं है, ये हम समझ समझ के कर रहे हैं, हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। ठीक है ना? आपको बज़ाहिर लग रहा है, आप करके देखिएगा एक दो दफा और फिर मुझे बताइएगा। ठीक है? इसमें इस क्वेश्चन की सबसे आसान चीज क्या है, इसमें हमें डाटा सिर्फ उसको करेक्ट प्लेस में, करेक्ट उसकी प्लेस में फीड करना है जस्ट। इसके अलावा कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता ये क्वेश्चन। ठीक है ना? तो बच्चे इसका टोटल करके जल्दी से मुझे बताइएगा। 2258 बिल्कुल ठीक हो गया जी बच्चे, 2258। अच्छा अदर देन रिपोर्टेबल सेगमेंट, जो अदर देन रिपोर्टेबल सेगमेंट है उसका टोटल हमने लिखा हुआ है 474, वो हम लिख लेंगे 474। अच्छा बच्चे अब आ गया इलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट ट्रांजैक्शन। वो कितनी थी? वो तो फिगर अब हमें याद हो गई है, 38 की है। इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट क्वेश्चन में नहीं गिवन थी। टोटल कर लीजिएगा, टोटल क्या फिगर आ रही है? 2694, ये वाली फिगर आ जाएगी 2694। ये क्वेश्चन, यहां तक हमारी बात मुकम्मल हो गई। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? ठीक हो गया जी बच्चे। अब आते हैं बच्चे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन हम लिख चुके होंगे, लेकिन आपने अब टोटल करके बतानी है मुझे। 63, 57 और 12, इन तीनों फिगर्स का टोटल कीजिएगा जल्दी से। टोटल करके मुझे बताइएगा बच्चे। शाबाश 132 बिल्कुल सही हो गया जी। अच्छा अब अदर देन रिपोर्टेबल सेगमेंट का टोटल तो हमने किया हुआ है,
ये 39 की फिगर है बच्चे, 39 सही हो गया जी बच्चे। अब इसकी कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं होगी और जी बच्चे ठीक हो गया, लेकिन इसके अलावा कुछ एक्सपेंसेस थे, ये पढ़िएगा, ये एडजस्टमेंट है हमारे पास, ये देखिएगा। जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनमें 75 के ये एक्सपेंसेस शामिल हैं जिन्हें एलोकेट नहीं किया गया ऑपरेटिंग सेगमेंट किसी में भी। तो ये 75 के क्या एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम? बिल्कुल करेंगे। तो ये अदर एडजस्टमेंट में अब कितने एक्सपेंसेस आ जाएंगे? 75 के। अब टोटल करना है 132, 39, 75। जल्दी से टोटल करें और मुझे बताएं कितनी फिगर होगी। ठीक हो गया जी बच्चे, 246। अब सेगमेंट प्रॉफिट अगेन उसी तरह से सेगमेंट प्रॉफिट की फिगर बतानी है। प्रॉफिट की फिगर में बच्चे ये फिगर, ये वाली फिगर और ये फिगर, इन तीनों फिगर्स का सम करें जल्दी से जल्दी से। ठीक हो गया जी बच्चे, शाबाश, बिल्कुल सही है। अच्छा बच्चे, अब नेक्स्ट, अदर देन रिपोर्टेबल सेगमेंट, वो फिगर तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, वो कितनी फिगर है? सॉरी 35, ये फिगर हम लिखते हैं बच्चे। अच्छा बच्चे, इसमें कोई और एडजस्टमेंट है? बिल्कुल है, शाबाश, यही तो है सबसे अच्छी बात समझने वाली। बिल्कुल सही आप लोगों ने पिक कर ली बात। बच्चे अब ये 38 है, इसमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 30%। कितना मार्जिन है? 30%। अच्छा, अब अगर आपने रेवेन्यू में से डिडक्शन की है तो फिर मार्जिन भी इसके प्रॉफिट में से रिड्यूस करें, क्योंकि वो शामिल होगा उसके अंदर रिपोर्टेबल सेगमेंट में। तो 38 का 30%, इसका मार्जिन लीजिएगा, सॉरी 30% मार्जिन लेके फिगर बतानी है, कितनी फिगर? राउंड ऑफ कर सकते हैं हम, 11 है, 11.4 है, 11 लिख लेते हैं। ठीक है जी, 11 बिल्कुल ठीक हो गया जी, शाबाश, एक्सीलेंट। अब करें इसको, इसका टोटल कैलकुलेट करें, कितनी फिगर बन रही है? जी ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, ये ये इलिमिनेशन में आना था, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही। अच्छा अब एक और बात, अभी ठहरिएगा, एक और चीज देखें। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अगर एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, ये एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, बात समझनी है गौर से। अगर एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, ये एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस के बढ़ने की वजह से मुझे बताइएगा, क्या एक्सपेंसेस के बढ़ने की वजह से हमारा प्रॉफिट कम नहीं होगा? कम होगा ना, क्योंकि हेड ऑफिस का तो कोई रेवेन्यू नहीं है लेकिन उसके एक्सपेंसेस तो हैं। तो यहाँ पे आपको 75 से माइनस भी करना है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट 75 से डिडक्ट हो रहा है। हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस भी तो इसी प्रॉफिट में से एडजस्ट होने हैं। तो टोटल मुझे प्रॉफिट बताइएगा बच्चे, अब कितना प्रॉफिट आएगा? ठीक है, अच्छा ये फिगर मैंने नहीं ठीक लिखी, सही है जी, करेक्ट कर दिया आप लोगों ने। अब टोटल कर दीजिएगा, टोटल करके मुझे बता दीजिएगा जी, मैंने लिख लिया, सही है, मैंने लिख लिया जी, सही कर दिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। टोटल 1066। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा बच्चे, अब सेगमेंट एसेट्स, सेगमेंट के एसेट्स की फिगर बच्चे, अब ये भी इसी तरह से एसेट्स 1 2 3, सेगमेंट एसेट्स का टोटल कीजिएगा। सेगमेंट एसेट्स की फिगर कितनी बन रही है? जी ठीक हो गया, 1213, सही हो गया। अच्छा जी, अदर देन रिपोर्टेबल सेगमेंट, ये आ गई फिगर 242, ये फिगर है 242। अब कोई और इलिमिनेशन की एडजस्टमेंट नहीं, लेकिन हेड ऑफिस के एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन बताई हुई है कि हेड ऑफिस के एसेट्स के बारे में बताया हुआ है। हेड ऑफिस के एसेट 150 के हैं, वो किसी भी ऑपरेटिंग सेगमेंट में एलोकेट नहीं हुए हुए, 150 के, ये ऐड कीजिएगा, मुझे टोटल बताइएगा। समझ आ गई बात? शाबाश, 16
05। मैं यहीं पे रुक गया हूँ, पहले मैं कैलकुलेशन सिंपल थी ना, तो मैं आपको कह रहा था क्विकली करें, लेकिन अब ये बात को समझना है, नहीं समझ में आएगी पूछिएगा। इसी तरह से बच्चे सेगमेंट की लायबिलिटीज, सेगमेंट की लायबिलिटीज बच्चे इन लायबिलिटीज का टोटल करना है, 1 2 एंड 3। सेगमेंट की लायबिलिटीज का टोटल करें जी, शाबाश 895। अच्छा बच्चे, जो रिमेनिंग है 202, एज इट इज ये फिगर लिखेंगे 202। एलिमिनेशन में कोई फिगर नहीं, बट सेगमेंट लायबिलिटीज के अलावा हेड ऑफिस की लायबिलिटीज भी मौजूद है, वो है 27 की। बिल्कुल ठीक हो गया जी, 27। जी बच्चे टोटल कीजिएगा, शाबाश 1124। इसका टोटल नहीं करना आपने, बस ये रिकॉन्साइल हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की आइटम से। सही होगा जी। चलिए जी, अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे जी। कोई कंफ्यूजन, कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई? ठीक हो गया जी बच्चे। चले बच्चे, इस क्वेश्चन की अगेन प्रैक्टिस कीजिएगा। जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है उसको भी सॉल्व कीजिएगा। आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सिलेबस मुकम्मल हो चुका हुआ है। अब आप अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कल से हम इंशाल्लाह रिवीजन स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स की। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों के कोई क्यूरीज क्वेश्चन हुए तो मेरे से ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। मैं कुछ एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने आपसे शेयर किए थे उनके सॉल्यूशंस भी शेयर कर दूंगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।